Sunday school. Interview photo. John. मैं स्क्रीन शेयर कर दी है। तो अब जब 2-3 स्टूडेंट्स हो जाएं तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी जी, आप मैं प्लीज फिर स्टार्ट करें। प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर जी दूंगा। जी, आप स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रेजेंटेशन है, टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो है इम्पोर्टेंट पोल्ट्री डिजीज़ेस। डिजीज़ेस हमेशा ही एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर रही हैं हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस भी पहुंचाए हैं। हेल्थ के हवाले से हेल्थ का जो सेगमेंट है हमेशा ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। स्पेशली नाउ आ डेज़ कुछ इमर्जिंग और री इमर्जिंग डिजीज़ेज जो हैं वो सिचुएशन को और वर्सन करती जा रही हैं। कुछ डिजीज़ेज जो पहले ख़त्म हो चुकी थी वो री इमर्ज हो रही हैं। कुछ नई डिजीज़ेज हैं जो कम्प्लेक्स की सूरत में आ रही हैं, लाइक पहले हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम और इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस जो हैं वो दो सेपरेट सेपरेट डिजीज़ेज थी। दोनों आल्दो उनका कॉस्टिव फैक्टर एक एडिनो वायरस था, लेकिन वो अलग-अलग आती थी। आजकल बर्ड्स के अंदर वो इकट्ठी आ रही हैं। IBH HPS सिंड्रोम का जो है एक कम्प्लेक्स बनता है और वो बर्ड्स के अंदर आता है। अगर हम डिजीज़ेस को डिस्कस करें तो 2 टाइप्स की डिजीज़ेस हैं, क्लासिकल डिजीज़ेस और एरिया स्पेसिफिक डिजीज़ेस। जो क्लासिकल डिजीज़ेस हैं उन डिजीज़ेस को कहा जाता है जो पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट हर एक कंट्री इसको फेस कर रहा है। उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ेस और वायरल डिजीज़ेस अगर बात करें तो जो वायरल डिजीज़ेस हैं, एनडी न्यूकासल डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़, आईबीडी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। ये 3 डिजीज़ेस हैं जिसको ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री जो है वो फेस कर रहा है। कुछ कंट्रीज़ ने अपने रेडिकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए से एनडी और आईबीडी से अपने आप को फ्री किया है, लेकिन वो आईबी से छुटकारा नहीं पा सके। आईबी की जो जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसका जेनेटिक ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इस वजह से अभी तक कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं करता कि हम आईबी फ्री हैं। तो कुछ कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड है, लाइक ब्राज़ील है, ये क्लेम करते हैं कि हम एनडी और आईबीडी फ्री हैं, लेकिन कोई भी कंट्रीज इन द अभी भी दुनिया के अंदर ये क्लेम नहीं करता कि हम आईबी फ्री हैं। तो वायरल में अगर हम बात करें तो 3 डिजीजेस, एनडी, आईबी, आईबीडी, ये वो हैं जिन पे सारी दुनिया फेस कर रही है। जो ब्रायलर के अंदर, लेयर के अंदर, ब्रीडर के अंदर, सब के अंदर जो है ना इनका इंसिडेंस होता है। दूसरा अगर हम बात करें जो वो होती है एरिया स्पेसिफिक, मतलब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कुछ एरिया जो सूबा है, सूबा वाइज अगर बात करें, सिंध के अंदर एरिया वाइज और पैटर्न है, पंजाब में एरिया वाइज और पैटर्न है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वहाँ डिजीज़ का और पैटर्न है। अगर विद इन पाकिस्तान ही बात करें तो एरिया स्पेसिफिक डिजीज़ जो हैं ये एरिया के हिसाब से ही आती हैं। कि इन्फ्लुएंजा का अगर एक जगह पे लोड चल रहा है तो वो उसी एरिया के तक ही महदूद होगा। अगर एनडी का चल रहा है तो वो एनडी एक ही जगह पे जो है ना वो महदूद होगी। इस तरह से जो है ना उसको एरिया स्पेसिफिक डिजीज़ में कवर करते हैं। अगर हम इसी में ही क्लासिकल डिजीज़ में बात करें बैक्टीरियल डिजीज़ की, तो बैक्टीरियल डिजीज़ में हम करते हैं सबसे पहले कोलिबेसिलोसिस, जिसको आमतौर पे जो है वो कॉमन लैंग्वेज में हम इकोलाई भी बोलते हैं। सेकेंड इज साल्मोनेलोसिस, और थर्ड जो है जो सब फेस करते हैं वो है माइकोप्लाज्मोसिस।
इसमें भी बैक्टीरियल में भी फिर आगे एरिया स्पेसिफिक डिजीजेस होती हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कोराइजा का इंसिडेंस ज़्यादा है, कुछ एरियाज हैं जहाँ के अंदर कॉलेरा का ज़्यादा है। इस तरह हर एरिया की अपनी अपनी जो है वो स्पेसिफिक डिजीजेस हैं। अगर हम इनलिस्ट करें सारी बैक्टीरियल डिजीजेस को, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जो इम्पोर्टेंट पोल्ट्री डिजीजेस हैं इसमें हम कॉमनली जो क्लासिकल डिजीजेस है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्लासिकल डिजीजेस आपको फील्ड में बहुत कॉमनली फेस करनी पड़ती हैं। जो एरिया स्पेसिफिक हैं उनका इंसिडेंस बहुत लो है, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट, लेकिन अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे क्लासिकल बैक्टीरियल डिजीजेस को और क्लासिकल ही वायरल डिजीजेस को। बैक्टीरियल डिजीजेस को अगर हम लिस्ट करें तो इकोलाई इन्फेक्शंस हैं। इकोलाई से जो इन्फेक्शंस आते हैं उसमें हम एक तो कोलीबेसिलोसिस को भी कंसीडर करते हैं। सेकंड जो है हम उसके साथ साथ जो अम्फ्लाइटिस है दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर द डोमेन ऑफ इकोलाई इन्फेक्शंस। सेकंड है साल्मोनेलोसिस, फिर पैराटाइफाइड इन्फेक्शंस हैं, फाउल कॉलेरा है, इन्फेक्शियस कोराइजा है, माइकोप्लाज्मा को भी हम बैक्टीरियल डिजीजेज में ही कंसीडर करते हैं, और नेक्रोटिक और अल्सरेटिव इंटराइटिस है। अच्छा जी, इकोलाई इन्फेक्शंस। इकोलाई के जो इन्फेक्शंस हैं इनका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म इसेर्शिया कोलाई नामी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव इन ओरिजिन है। क्लिनिकल साइंस अगर हम बात करें इकोलाई के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें क्या क्या आ सकते हैं, तो आपको बर्ड जो है वो गैस्पिंग करता हुआ नजर आएगा। एक टिपिकल इसकी जो एग्जांपल ये इसका पोस्चर ये होता है बर्ड का। बर्ड सुकड़ के खड़ा होगा, इकट्ठा होके खड़ा होगा, बर्ड आपको स्लीपी नजर आएगा। बर्ड आपको जब एडवांस स्टेज ऑफ इकोलाई होगी, इकोलाई जिसको हम कहते हैं कि चढ़ गई है इकोलाई, तब बर्ड गैस्पिंग करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा उसकी एपिटाइट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और आपको बर्ड में साइजिंग नजर आएगी। सबसे जो टिपिकल इसकी सिम्टम्स है वो यही है कि बर्ड ने बिल्कुल, हम उसको जो है ना शेड में जाके बोलते हैं कुगू बना हुआ होता है, बिल्कुल ना इकट्ठा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, आंखें उसकी बिल्कुल बंद होती हैं, फीदर्स उसके रफ हुए होते हैं, और आपको ग्रेडिंग नजर आएगी। जो उसका स्टैंडर्ड वेट है उससे छोटे छोटे बर्ड बनना शुरू हो जाएंगे। आपका फीड टाइम डिस्टर्ब होगा, आपकी यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होगी, ग्रोथ डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो क्लिनिकल साइंस हैं इकोलाई के। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि बर्ड जो है वो रफल्ड फीदर्स के साथ खड़ा होगा। टिपिकली ये देखें, वो जिसको हम कहते हैं कुगू बना हुआ, बिल्कुल इकट्ठा होकर खड़ा हुआ, आंखें बंद, ये इसकी सूरत हाल होती है। ये देखें आप, ये इसकी जो है थर्ड, तो इसमें बर्ड बिल्कुल इकट्ठा होकर बैठा हुआ है, फीदर जिसके रफ हुए हैं गर्दन के पास से, और टिपिकली ये इकुलाई के साइन है। ये एडवांस स्टेज है इकुलाई की। इसके अंदर इकुलाई बिल्कुल जो है ना इसकी पूरी बॉडी को उसने कवर किया हुआ है और गैस्पिंग की स्टेज पे चली गई है। ये देखें, ये एक छोटे चूजे के अंदर इकुलाई है। ये बिल्कुल इसकी बॉडी जो है वो इकोलाई से कवर हुई हुई है। ये आल्दो थोड़ी पुरानी मोर्टेलिटी है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल टिपिकली है। जब आप इसकी जो मोर्टेलिटी है, आप इसको जब इसकी बैली को टच करेंगे तो वो हार्ड आपको फील होगी। इसकी जो बिल्कुल जब इकोलाई का जो लास्ट स्टेज इसको ये सिक्वेली जो होती है वो ये होती है कि बर्ड के अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाता है। ये इसका टिपिकल साइन कोलीबेसिलोसिस का, जब बर्ड बिल्कुल जो है वो इकट्ठा होके खड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसकी पोस्टमार्टम लियंस को डिस्कस करें, पोस्टमार्टम लियंस में फील्ड में आमतौर पे जब आप देखते हैं तो खोलते साथ ही आपको जो है ना वो आइडिया हो जाता है, बर्ड खोले बगैर ही। बल्कि अगर आप देखें तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपको जो उसकी बैली है वहां से ही हार्डनेस उसकी होना फील होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप देखते हैं तो उसको कट करने से पहले ही, उसकी जो चेस्ट रीजन है उसको कट करने से पहले ही आपको वो बाहर येलोइश अपीयरेंस नजर आना शुरू हो जाती है। फिर जब आप उसको ओपन करते हैं तो वेरी फर्स्ट आपकी जो है ना वो साइड में आता है वो लिवर होता है। लिवर के ऊपर जो है फिब्रिनस लेयर, बिल्कुल उसने लिवर को ढांपा हुआ होता है। उस वो फिर नेक्स्ट में जो है लिवर के बाद वो फिब्रिनस लेयर हार्ट की
अराउंड जो है वो इकट्ठी हुई होती है, थर्ड पे वो फिर एयर सैक्स के गिर्द इकट्ठी हुई होती है, फोर्थ में वो फिर पेरिटोनियम को कवर करती है। मतलब इस पैटर्न से इक्वलाई बॉडी के अंदर डेवलप होती है, कवर जो है ना वो फिर फिब्रिनस लेयर बनाती जाती है। सबसे पहले लिवर कवर करेगी, फिर हार्ट की सराउंडिंग कवर कर जाएगी, फिर एयर सैक्स की तरफ मूव करेगी, एंड देन जो है वो पेरिटोनियम जो है उसको कवर कर लेगी, और अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द बर्ड। अब इसमें अगर आप पोस्टमार्टम लीयंस की बात करें तो एयरसाइकोलाइटिस भी आपको मिलेगी, पेरिकार्डाइटिस भी आपको मिलेगी, स्वॉलन लिवर मिलेगा, स्प्लीन मिलेगी, पेरिटोनाइटिस होगी, पेरी हेपेटाइटिस होगी, ओम्फलाइटिस मिलेगी अगर छोटा चूजा है, इंट्राइटिस मिलेगी आपको, ग्राम नेगेटिव ओरिजिन की जो इंट्राइटिस होती है स्पेशली, उसमें आपको जो है वो उसकी टिपिकल सिम्टम ये होती है कि वो जो कैपिलराइजेशन होती है इंटेस्टाइन की, वो बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है जब ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ग्रेनुलोमेट बंद आपको मिलेंगे लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर, और साइनोवाइटिस भी आपको अल्टीमेटली मिलेगी। पोस्टमार्टम लीयंस के हवाले से ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये लिवर है आपके सामने, ये बिल्कुल फिब्रिनस लेयर ने लिवर को कवर किया हुआ है, वाइटिश लेयर ने। उसके बाद ऊपर आप अगर देखें तो साथ ही ऊपर हार्ट पड़ा हुआ है लिवर के बिल्कुल ऊपर, तो उसको भी उसने कवर किया। और अगर आप नीचे देखें तो उसकी पेरिटोनियम के अंदर भी इकोलाई बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे हैं कि इकोलाई ने किस तरह से पूरे बर्ड को जो है वो कवर किया हुआ है। ये इसमें सेपरेट सेपरेट चीज़ों को हमने जो है ना वो किया। देखें, ये पेरी हेपेटाइटिस है सबसे पहले लिवर के साथ, फिर पेरिकार्डाइटिस है, वो लिवर जो है हार्ट के राउंड अबाउट इसकी जो है फिब्रिनस लेयर ने अकोमोलेशन की है, और फिर एयर सैक्स को भी साथ उसने कवर करना शुरू कर दिया है। अल्टीमेटली ये थोरेसिक एयर सैक्स से दैट मूव्स टू द एब्डोमिनल एयर सैक्स। ये स्टार्ट है इकोलाई का। आपको पैचेस मिलते हैं फिब्रिनस लेयर के। जब बहुत ज़्यादा इकोलाई हो जाती है तो समझ लें कि ये जो है वो कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग जाती है। बिल्कुल ही आप बर्ड खोलते हैं यहाँ पे तो फिर थोड़ी बहुत स्पेस नज़र आ रही है हमें, कुछ ऑर्गन्स की शेप नज़र आ रही है, उसमें आपको ये फिब्रिनस लेयर के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एग यॉक पेरिटोनाइटिस है। अगर लेयर या ब्रीडर में बात कर लें आप तो यह आएगी चिक्स और एडल्ट्स के अंदर जो है वो राइट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे जो है वो आप देखें ये वाली, और साल्पिंजाइटिस है लेयर के अंदर, ये भी पेरिटोनियम के नकाश बाद। बड़ी अच्छी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही है सर, आ रही है। बड़ी अच्छी अपना प्रेजेंटेशन चल रही है माशाल्लाह। यार थोड़ा सा इधर बताइए, अभी एक क्वेरी आई है मुझे ये आपकी इसमें दरमियान में, ये जी एक जी ये हमारे लोकल फार्म ही है इधर, उसमें जी सर। नीचे जो है वो चिचड़ नहीं जिनको बोलते हैं, जी जी सर। एस्ट्रोलॉब का शेड है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका फील्ड का भी एक्सपीरियंस है, कि वो स्प्रे वगैरह कहते हैं चूजा कल आना है उनका? हाँ जी सर, इसके लिए जो है ना स्प्रे यूज़ होती है, क्लोरपायरिफॉस होता है उसके अंदर, और लेमडा, ये दोनों यूज़ करनी पड़ेंगी उनको अल्टरनेटिवली ना, वो क्योंकि उनका लैब ओपन का शेड है। हाँ, लेमडा और क्लोरपायरिफॉस, मच्छर क्लोरी के वगैरह नाम से मिलती है ये। इसके नाम से? क्लोरी, क्लोरी सर। तो डोज क्या है इसकी? ये 2% सोल्यूशन बना के सर उनको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, उसका दोनों को स्प्रे मिक्स कर करना पड़ेगा। दोनों को मिक्स उसका करके? नहीं नहीं सर, ये इस तरह होगा कि वो पहले जो है वो 6 घंटे पहले स्प्रे करेगा क्लोरी का, बिल्कुल शेड को क्लोज करके 6 घंटे का उसको कांटेक्ट टाइम देना पड़ता है। उसके बाद जब दोबारा एक दफ़ा खोल के आधे घंटे के लिए शेड फिर से उसको क्लोज करके फिर वो 2% सोल्यूशन लेमडा का स्प्रे करेगा। फिर चूजा आने से पहले जो है ना वो तकरीबन उसको खोलना पड़ेगा कम से कम 12 घंटे पहले। अभी कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके एयर के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट्स फिर बाकी रह जाते हैं। ओपन शेड ही होगा डेफिनेटली उसका। जी जी, ओपन ही ओपन। हाँ जी, बिल्कुल सर। जी जी, प्लीज कैरी ऑन आप। जी।
ठीक है जी, कोलीबेसिलोसिस के हवाले से कोई आपका सवाल, बल्कि ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बाद मेरा ख्याल है सवाल पूछ लेते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो सबसे इफेक्टिव इसके लिए है वो है क्यूनोलॉन्स। क्यूनोलॉन्स में आपको पता है कि जी एक बड़ी अप्रोच है कि जिधर भी चले जाएं, कंट्रोल हो, ओपन हो, बड़ी देर से ये चलता आ रहा है कि जी फर्स्ट जो है वो 3 डेज का जो एंटीबायोटिक कोर्स होता है, दैट फर्स्ट आर कंसिडर्ड फ्रॉम 2 to 4 या 5 डेज जो है ना वो हम उसको कंसिडर करते हैं। फर्स्ट डे पे चूंकि वैक्सीन हुई होती है बर्ड के अंदर, तो उस पर कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है ना वो एडमिनिस्टर नहीं की जाती, सेकेंड डे से ही उसको स्टार्ट किया जाता है। तो दैट फर्स्ट 3 डेज आर जो है ना वो आर एलोकेटेड फॉर द एनड्रो एंड कोलिस्टीन। एनड्रो इज द क्यूनोलॉन। तो बहुत ये प्रैक्टिस है, अभी भी बहुत चल रही है हमारे जो है ना वो हर एक एरिया में, हर एक गिरदोनवा में, हर एक ओपन या कंट्रोल शेड सब में ये भी प्रैक्टिस जो है वो चलती है कि ऑम्फ्लाइटिस को कवर करने के लिए हम जो है वो एनरो और पुलिस्टीन का कोर्स जो है ना वो लाजमी करवाते हैं। तो क्यूनोलॉन्स हैं ऑम्फ्लाइटिस, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ऑम्फ्लाइटिस बेसिकली जो है कहाँ किस चीज़ से होती है, दैट इज काज्ड बाय द इकोलाई। तो उसमें एक क्यूनोलॉन्स है, उसमें सबसे ज़्यादा साल जो यूज़ किया जाता है वो एनरोफ्लॉक्सासिन है। एनरोफ्लॉक्सासिन बेतुका और इरेशनल यूज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस आती है। जब दोबारा फिर आपको कोलीबेसिलोसिस 12 डेज पे, 14 डेज पे यूजुअली इसका अटैक आ रहा होता है, जब आपके जो है ना वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बर्ड जो है ना वो एंटर होता है, ग्रोइंग स्टेज में जिसको हम कहते हैं। पहले आपकी चल रही होती है डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही होती हैं, सिस्टम्स के डेवलपमेंट, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट जो है, आपके जितने भी जो है ना वो मसल्स की डेवलपमेंट वो चल रही होती है। यहाँ पे जब सेकंड फेज के अंदर दाखिल होता है तो साथ ही एक दफ़ा स्ट्रेस में आता है बर्ड, तो उसके अंदर फिर एक दफ़ा इकोलाई का अटैक आता है। और अगर आपने रैशनल यूज़ किया हुआ है क्यूनोलॉन्स को, एनरोफ्लॉक्सासिन को स्पेशली, तो वहाँ पे वो काम नहीं करती। देन आप जो है मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, आप जो है वो नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। आप नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप अभी लेटेस्ट जो जनरेशन है इसकी पी फ्लॉक्सासिन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम। और क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैन है, वरना वो भी इक्वली जो है वो बड़ा इफेक्टिवली जो है इक्वलाई को कंट्रोल करने में जो है वो रोल प्ले करती है। उससे पहले एक कम्बिनेशन यूज़ होता था फ्लोमिक्विन का। फ्लोमिक्विन भी क्यूनोलॉन्स के अंदर ही आती है, लेकिन अब वो नहीं यूज़ किया जाता, बहुत रेयरली यूज़ होता है, इतना पोटेंट भी नहीं है। पोटेंट में अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉरफ्लॉक्सासिन ज़्यादा पोटेंट है, और ज़्यादा जो है ये आप कह लें कि आपकी इम्यूनिटी भी लो करती है, उसके साथ साथ ये लीवर के ऊपर भी ज़्यादा असर डालती है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट में बात करें तो सेफ्ट्यूफर सोडियम है। सेफ्ट्यूफर सोडियम को हम बर्ड में पर ओरल, तो ये बहुत, एक तो इसका कोई इतना ज़्यादा है नहीं है, यूज़ नहीं है, तो हम इसको इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर ही देते हैं। यूजुअली इसकी जो डोज हम लगाते हैं वो 1 ml फॉर 16.6 kg यूज़ की जाती है। फिर अभी लेटेस्ट जो इनके लिए ट्रीटमेंट्स में अगर हम बात करें तो फॉस्फोमाइसिन है। फॉस्फोमाइसिन बहुत इफेक्टिवली यूज़ हो रही है इकोलाई को कंट्रोल करने के लिए। नियोमाइसिन है। नियोमाइसिन बेसिकली दैट इज़ द ड्रग टू कंट्रोल द ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस। ग्राम नेगेटिव ओरिएंटेड अगर आपके पास इंट्राइटिस है, क्योंकि ये पुअर एब्जॉर्प्शन है नियोमाइसिन की भी, तो ये इसको आप गट में ही डायरेक्टली इसका अगर एक्शन होगा तो ये काम करेगी। तो नियोमाइसिन आप ग्राम नेगेटिव जो बेस्ड इन्फेक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए देते हैं, एंड इक्वलाइज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पर ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम इसको पर ऑरल नहीं दे सकते। इसको भी हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। यूजुअली ये 10% की कंपोजिशन आती है, ये 1 ml पर 10 kg का इंजेक्शन लगवाया जाता है। उसके अलावा इसको अगर हम अच्छा जी, न्यूमाइसिन के बारे में बात हो रही थी। न्यूमाइसिन मैंने आपको बताया था कि ये ग्राम नेगेटिव ओरिएंटेड जो इन्फेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए
हम यूज़ करते हैं, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी नहीं है, इसलिए ये स्पेशली इसको जो है ना वो ग्राम नेगेटिव ओरिएंटेड इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जो गट के इनहेबिटेंट्स हैं उसके लिए। बाकी जेंटामाइसिन है, जेंटामाइसिन की पर ऑरल एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं है, ये पर ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसको भी हम इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर ही एडमिनिस्टर करते हैं। इसकी डोज हम यूजली 10% सोल्यूशन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है 100 ml का, वो भी 1 ml पर 10 kg जो है वो यूज़ किया जाता है। ये सारी एंटीबायोटिक्स जो है कह लें कि एक टेम्परेरी क्योर होती हैं। इन द लॉन्ग रन आपको इनका इफेक्ट बरकरार रखने के लिए और इक्वलाई को चेक लगाने के लिए आपको जो है वो वाटर को कंटिन्यूसली ट्रीट करना चाहिए। आपको ऑर्गेनिक एसिड जो है वो 6 to 8 आवर्स पर डे एडमिनिस्टर करने चाहिए। उसके अलावा आपको वाटर की क्लोरीनेशन जो है वो करनी चाहिए। वाटर की क्लोरीनेशन जो है उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आपके वाटर की पीएच ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो, उसके अंदर क्लोरीन जो है वो अच्छा काम करती है। उसके अंदर अब क्लोरीन के अंदर हम आलमोस्ट जो है वो 3 to 20% जो है वो कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, और ये इसके डिफरेंट पीपीएम्स में अगर हम इसको लेके जाएं तो जो 6 ppm से लेके 20 ppm तक जो है वो एक सेफर जो है हमारे पास मार्जिन होता है क्लोरीनेशन का। तो उसके अंदर उससे पहले आप बेहतर है कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड से या इनऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड है उससे आप जो है वो वाटर की पीएच को रिड्यूस कर लें। उसके अलावा गुड हाइजीन है और हैंडलिंग ऑफ एग्स है, गुड सैनिटेशन ऑफ हाउस नो डाउट बहुत अच्छा जो है ना वो रोल प्ले करेगी कि अगर आपका हाउस वेल डिसइंफेक्टेड है, वेल क्लीन्ड है, फीड वाटर अगर प्रॉपर नॉरिश्ड है एम्ब्रियो को, तब भी आपका जो है वो इक्वलाई का चांस बहुत कम होगा। ऑप्टिमम इंक्यूबेशन जो है वो रोल प्ले करती है आपके इक्वलाई के इन्फेक्शंस को मिनिमाइज करने में। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इक्वलाई की, तो सोर्स ऑफ इक्वलाई में जो कंसीडर किए जाते हैं, अगर आपका पीएस है उसके अंदर एआई हो रही है, अगर आपके पेरेंट स्टॉक के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चल रही है, तब आपके फ्लॉक के अंदर अगर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस उस पीएस की अच्छी नहीं है, स्टेरिलाइजेशन अच्छी नहीं है, इक्विपमेंट्स की हैंडलिंग अच्छी नहीं है बर्ड्स की, तो अल्टीमेटली इक्वलाई जो है वो आपके फ्लॉक के अंदर अपीयर होगी। उसके अलावा जो है इक्वलाई को आमतौर पे हैचरी बॉर्न इन्फेक्शन कहा जाता है। अब अगर आपके एग्स की डिसइंफेक्शन अच्छी नहीं है, फ्यूमिगेशन अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस के अंदर लूप होल्स हैं, कोई और किसी किस्म का जो है ना वो स्ट्रेस है ड्यूरिंग जो है वो इंक्यूबेशन, कोई स्ट्रेस आता है, तो आपका जो बर्ड है अल्टीमेटली वो आपके फार्म पे आके इकोलाई को बियर करेगा ओम्फलाइटिस की सूरत में, या जो है वो अल्टरनेटिवली जो है वो 12-15 या किसी भी एज के ऊपर जो है ना वो इकोलाई उसको इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इक्वलाई जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, और अल्टीमेटली जब आपके फार्म पे आती है जो मेन सोर्स होता है वो वाटर आपका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। अगर आपके वाटर की पीएच ज़्यादा है, उसके अंदर कोलीफॉर्म काउंट्स ज़्यादा हैं, उसके अंदर अगर टीडीएस का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनमें स्पेशली अगर बात की जाए तो पीएच लेवल ग्रोथ को प्रमोट करता है कोलीफॉर्म्स की, ठीक है, इकोलाई की ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसको कवर करने के लिए आप ऑर्गेनिक एसिड्स का, आप क्लोरीन का, आप एसिटिक एसिड वगैरह का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है कोई भी किसी किस्म का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, किसी किस्म का मैनेजमेंटल स्ट्रेस है, किसी किस्म का डिजीज़ स्ट्रेस है, वो वायरल आ गया है, उसके नतीजे में जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं वो इकोलाई की सूरत में अपीयर होंगे। कोई हार्शनेस ऑफ वेदर के स्ट्रेस हैं वो इकोलाई की सूरत में अपीयर होंगे, क्योंकि आपकी गट का नॉर्मल इनहेबिटेंट है। जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा तो सबसे पहले जो है इसने माइक्रोफ्लोरा ने जब डिस्टर्ब होना है तो आपके इकोलाई का जो फैक्टर है वो इनिशिएट होगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट कंट्रोल था पूरा कोलीबेसिलोसिस इकोलाई इन्फेक्शन। इसमें से अगर आपका कोई सवाल है तो बताइएगा प्लीज। मुझे लगता है फिर छोड़ गया। जी जी, आ रही है आवाज आपकी नकाश।
अच्छा अच्छा सर, कुछ सवाल नहीं आया ना मैम। जी जी, स्टूडेंट्स आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? आमिर? अच्छा, ये आप बताएं मुझे थोड़ा सा कि ये इकोलाई का भी हमारे बहुत ज्यादा मसला है आया, कि जैसे आप कह रहे थे कि कुछ क्लासिकल डिजीजेस होती हैं, कुछ जो लोकल होती हैं, तो जी उसमें सर, ये किसमें फॉल करती हैं? ये सर क्लासिकल डिजीज है। अभी हम क्लासिकल को ही डिस्कस करेंगे तो ये इसका जो सेशन सोल्यूशन है, जो क्योंकि वैसे तो बहुत सारे डिजीज। अब ये जो जी अगर सर। वाटर के अंदर भी इसका प्रॉब्लम आता है, जो वाट इकोलाई का, तो अगर एक शेड गलत बन जी जाता सर। है, वाटर की क्वालिटी उन्होंने सिलेक्शन प्रॉपर नहीं की, साइट सिलेक्शन, तो इसको ये जी कंटिन्यूस सर। रहता है और कितने परसेंट तक फ्लॉ को नुकसान करता है? मोर्टेलिटी कितने परसेंट तक होती है इसमें? सर जो रिसेंट ट्रेंड्स आए हैं, इकोलाई ने भी जो नुकसान पहुंचाए हैं फ्लॉक्स को, फॉर ये मैं अगर लास्ट 6 मंथ्स का ही बात करूं तो ना, इकोलाई की जो मोर्टेलिटी है, इट गोज अप टू 2000 इन 24 आवर्स। मतलब इसने वायरल की तरह इनिशिएट होके लोगों को ख़राब किया है। लोगों के लिए कंटिन्यूस परेशानी ही इकोलाई थी, किसी भी सोर्स से ये कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो इसका तीन चीज़ें हैं पानी के अंदर। एक उसका टीडीएस लेवल है, एक उसका पीएच लेवल है, और एक उसका कोलिफॉर्म काउंट है। उसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपने फार्म्स के ऊपर कोई आरओ प्लांट अच्छी कंपनी का लगवा लें। उसके अंदर सारा कुछ ही दे देते हैं, उसमें बायोसिडल भी डालते हैं, उसमें क्लोरीनेशन भी करते हैं, उसमें एसिडिफिकेशन भी हो जाती है। वो सारा जो है ना, वो एसिडिफिकेशन से आपकी पीएच भी डाउन हो जाती है, क्लोरीनेशन से भी आपकी पीएच डाउन हो जाती है, और साथ साथ आपके कोलिफॉर्म भी ख़त्म हो जाते हैं, और जो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उससे आपकी जो टीडीएस है और हार्डनेस है वो भी कंट्रोल हो जाती है। ये इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है। अदरवाइज अगर आपका टीडीएस लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, पीएच लेवल ज़्यादा है, तो आपको कंटिन्यूसली फ्रॉम द डे वन आपको क्लोरीनेशन से या ये जो एसिडिफिकेशन जो है इसको चलाना पड़ेगा, अदर देन द वैक्सीनेशन डेज। ये क्लोरीनेशन कितने परसेंट करते हैं वाटर में अगर चलानी है, तो कैसे उसको आप ऑपरेट करेंगे? क्लोरीनेशन सर इसका दो मेथड्स हैं। कुछ हमारे पास जो मोस्टली यूज करते हैं लोग, वो है ये ब्लीच जो होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये जी 3 to 5% इसके अंदर क्लोरीन पाई जाती है। ठीक है, इसका जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना, वो 10 ppm हमें यूज करना पड़ता है। जी। और अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, ये दो तरफ से, ये दो तरह की आती है। ये एक आती है ये टेबलेटेड फॉर्म के अंदर, टेबलेटेड में, और एक आती है सिंपल सिंथेटिक यूज जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये 19.6% होती है ये ना, जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्लोरीनेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं स्पेशली। तो जो 19.6% वाली होती है वो हम यूज़ करते हैं 6 ppm में। और जो ये टेबुलेटेड फॉर्म वाली है ये ऑलमोस्ट हमारी यूज़ हो रही होती है 6 to 8 ppm के अंदर। एक गोली जो है वो हम यूज़ करते हैं 1000 या 500 लीटर के लिए। और वो जो 19.6% वाली है वो 0.03 जो है वो यूज़ होती है पर ml ऑफ वाटर। और जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये जो 3 to 5% वाला है, ये यूज़ होता है 1 ml इंटू 5 लीटर्स ऑफ वाटर। हम्म, ठीक है। ये कितनी ड्यूरेशन के लिए चलाते हैं ये जो क्लोरीनेशन का वाटर है? सॉरी सर, ये ये क्लोरीनेटेड वाटर है, रिपीट। सपोज चलाना पड़ गया तो कितने ड्यूरेशन के लिए हमें चलाना पड़ेगा ये? सर ये तो हर टैंक में चलाना पड़ता है। हम्म, यानी कि आपको ये कहते हर हैं टैंक में चलाना। 35 डेज चलेगा? हाँ जी, हाँ जी सर, ये हर टैंक में चलाना पड़ेगा हम्म, हमें। ठीक है, ठीक। हर, चलें जी। जी सर। और इसको नेक्स्ट। चलाने का थोड़ा सा ये है कि ये जब पानी में डाली जाती है तो इसका जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि हाइपोक्सिस होता है और साथ क्लोरीन गैस बनती है। आप हम्म इसको हमेशा आपने तब डाल के 15 से 20 मिनट इसको डिजोल्विंग टाइम देना है। उसके हम्म, बाद कोई भी इसके अंदर आपने एंटीबायोटिक या कोई भी सपोर्टिव मेडिसिन जो है ना वो डालनी है। ठीक ठीक। जी। जी, थैंक यू। नेक्स्ट तो कोई प्रश्न? नेक्स्ट है सर साल्मोनेलोसिस। अब इकोलाई के बाद जो सबसे बड़ा थ्रेट है क्लासिकल डिजीजेस के अंदर बैक्टीरियल पोर्शन में, दैट इज साल्मोनेलोसिस।
ये इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला। साल्मोनेला की अगर हम बात करें तो जो ज़्यादातर अफेक्ट करती हैं पोल्ट्री को, दो स्पीशीज़ हैं। साल्मोनेला गैलिनेरम है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है इसकी, मैकेनिकली ट्रांसमिट होता है। साल्मोनेला प्लूरम है, दैट इज़ वर्टिकली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ बर्ड्स। मोस्टली इन दोनों का ही अफेक्ट चल रहा होता है बर्ड के अंदर। अगर हम इसकी क्लिनिकल साइंस की बात करें तो क्लिनिकल साइंस में जिस तरह बुखार में एक जो है आपकी टिपिकल कंडीशन हो जाती है सर्दी लगने की सूरत में कि जिस्म सुकड़ा हुआ, आपकी जो बॉडी है वो बर्ड की वो रेड, बिल्कुल एक कुकड मीट अपीयरेंस भी इसको बोलते हैं आमतौर के ऊपर। जो बर्ड है उसके अंदर वाइट पेस्टिंग होगी, वाइट डायरिया उसको होगा, या अगर प्लूरम है तो येलोइश डायरिया प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, इंट्राइटिस नोड उसके अंदर प्रेजेंट होगी। साल्मोनेलोसिस को बेसिकली इंटेरिक फीवर बोलते हैं। आपको अंतड़ियां बिल्कुल होंगी, उसके अंदर लिथो के बैठा होगा, एनोरेक्सिक फीड छोड़ देगा बिल्कुल, कंजक्टिवाइटिस आपको नजर आएगी, और से बैठना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर आर्थराइटिस भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। क्लिनिकल साइंस ये देखें, बर्ड के अंदर आर्थराइटिस भी डेवलप है, बर्ड की बॉडी भी कंजेस्टेड हुई है, उसने पर भी गिराए हुए हैं, ठीक है, लिथार्जिक भी है। ये साल्मोनेला की टिपिकल एग्जांपल कंजक्टिवाइटिस पीस में आपको नजर और आर्थराइडर, इसके अंदर भी बर्ड जो है ना वो दोनों टांगों से बैठना शुरू हो गया है। दोनों टांगे आमतौर पे दोनों टांगे बॉडी के, जिसको मैंने आपको बताया था कि टिपिकल एक लेथार्जिक कंडीशन होती है। अब अगर आप एनोरेक्सिक, ये साल्मोनेलोसिस का टिप। अगर हम पोस्टमार्टम लीजेंस की बात करें, पोस्टमार्टम लीजेंस में यूजुअली जो इसका, जिसको हम पैथोग्नोमोनिक साइंस बोलते हैं, इस ये आमतौर पे तीन चार चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जब आप बर्ड को ओपन करते हैं तो सब बाहर से ही आपको अपीयरेंस से ही आइडिया हो जाता है, बिल्कुल जो है ना वो बॉडी की रेडनेस हुई होती है, आपको स्ट्रीक्स मिलती हैं मसल्स के अंदर, कहीं पे बिल्कुल वाइटिश होगा, कहीं पे रेडिश होगा। वो एक आप बाहर से ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि बर्ड को बुखार होना शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट ये होता है कि जब आप ओपन करते हैं तो बर्ड के आपको बिल्कुल सामने, बल्कि बाहर से ही आपको लिवर जो है वो बड़ा हुआ मिलता है। वो उसकी जो आम तौर पे जो लोब्स होती हैं दोनों लीवर की, वो गिजर्ड से पीछे पीछे होती हैं नॉर्मल पोजीशन के अंदर, लेकिन साल्मोनेलोसिस के अंदर वो गिजर्ड को क्रॉस करके बिल्कुल जो है ना वो टर्मिनल पोर्शन ऑफ बॉडी पे पड़ी होती हैं, चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल आई होती हैं। तो बाहर से ही आपको बड़ा हुआ लिवर जो है ना वो नजर आना शुरू होता है। जब आप उसको कट करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, तो आपको लार्ज लिवर मिलता है, ब्रॉन्ज कलर का, ग्रीनिश कलर का लिवर मिलता है आपको, कंजेस्टेड लिवर मिलता है, लिवर में भी स्ट्रीक्स मिलती हैं जिस तरह आपको बायर मसल्स पे स्ट्रीक मिलती हैं। ये सारे साल्मोनेलोसिस की जो है ना वो हैं। फ्राइड कलर का लिवर आपको मिलता है, फ्राइबल होता है लिवर, ठीक है। ये आप ये टिपिकल पोर्शन जो है ना उसकी जो है साइंस हैं साल्मोनेलोसिस के। फिर आप स्प्लीन को देखते हैं, स्प्लीन जो है वो कंजेस्टेड होगी, इनलार्ज होगी, स्प्लीनोमेगैली मिलेगी आपको। थर्ड चीज जो आप कंफर्म करते हैं वो होगी उसकी इंटेस्टाइन से। मैंने आपको बताया कि दैट इज एंटेरिक फीवर, अंतड़ियां बिल्कुल सुर्ख बाहर से आपको नजर आएंगी सारी की सारी, स्पेशली जो ड्यूडिनल लूप है वो आपको बिल्कुल रेडिश नजर आएगी, उसके ऊपर आपको कैपिलराइजेशन मिलेगी लाल लाल की, उसी बिल्कुल कैपिलरीज बाहर से ही नजर आना शुरू हो जाएंगी। फोर्थ, आपको नेफ्राइटिस मिलेगी इसके अंदर, किडनीज के अंदर। तो डिहाइड्रेशन है इन दी एंड,
लिवर इनलार्ज्ड है, स्प्लीन कंजेस्टेड इनलार्ज है, इंट्राइटस है, फोकाई इन लिवर है, चीजी कोर्स सीका में मिलेंगे आपको, पेरिकार्डाइटिस मिल सकती है, पेरी हेपेटाइटिस मिल सकती है, अनएब्जॉर्ब यॉर्क में इसका बड़ा रोल होता है, ओम्फलाइटिस। बेसिकली ओम्फलाइटिस के मल्टीपल काजेज हैं, उसके अंदर स्टैफ भी शामिल है, स्ट्रेप्टोमाइसिस भी शामिल है, स्ट्रेप्टो। उसके अलावा ये इकोलाई का भी पोर्शन, इकोलाई का भी उतना हिस्सा ही है, साल्मोनेला भी जो है वो कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है ओम्फलाइटिस का। अनएब्जॉर्ब यॉर्क मिलेगी आपको, और फोकल नेक्रोटिक इंटेस्टाइनल लीजन्स मिलेंगी। ये देखें, ये ग्रीनिश कलर की अपीयरेंस है साल्मोनेला की। ये मैंने जो आपको बताया था कि इसमें स्ट्रीक्स हैं, ठीक है, नॉर्मल में, और रेडनेस की इसकी कहीं पे आपको रेडनेस मिल रही है, कहीं पे नॉर्मल कलर मिल रहा है, कहीं पे बिल्कुल ही फेड हुआ हुआ है कलर। टिपिकल ग्रीनिश अपीयरेंस है इसकी साल्मोनेलोसिस की। स्प्लीन कंजेस्टेड है, स्प्लीन कंजेस्टेड है, इनलार्ज है। ये लिवर है, फुल इनलार्ज हुआ हुआ है, ये देखें, फुल कंजेस्टेड लिवर है। ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा जी, इसका ट्रीटमेंट जो है वो है यूजुअली जो आजकल कंसीडर की जाती है, जिसको ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, दैट इज़ फ्लोरफेनिकोल। फ्लोरफेनिकोल में अब अगर इसमें बात करें, थायम भी है, क्लोरम भी है, ये तीनों का अच्छा इफेक्ट है इसके अगेंस्ट। फ्लोरफेनिकोल ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बोन मैरो डिप्रेसेंट भी है, तो जब भी बर्ड की इम्यूनिटी लो हो, उसके इस्तेमाल में आपको एहतियात बरतनी चाहिए। उसके अलावा ये क्यूनोलॉन्स से कवर हो जाता है, फ्यूराजोलिडोन्स हैं उनसे कवर हो जाता है, फ्यूराजोलिडोन के ही आगे डेरिवेटिव्स हैं, फिर एल्टाडोन, उससे कवर हो जाता है। नियोमाइसिन मैंने आपको बताया कि एंटेरिक बेस्ड इन्फेक्शन जितने भी हैं ग्राम नेगेटिव उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस नियोमाइसिन, उससे कवर हो जाएगा, और लगा के रखते हैं। और इसके अलावा सब एंटीबायोटिक्स के माइक्रोफ्लोरा को बैलेंस कर लेते हैं, जो प्रो एंड 3 का कम्बिनेशन है, जिस तरह हमने लास्ट में बताया था कि कम्बिनेशन होता है प्रो एंड 3, आपका साल्मोनेला वो कवर हो जाता है। साल्मोनेलोसिस के मुताल्लिक कोई सवाल? अच्छा, इसमें जो साल्मोनेला प्लोरम बताया और साल्मोनेला आपने दूसरा गैलीनेरम, ये दोनों वर्टिकली ट्रांसमिटेड है? जी सर, नहीं सर, जो स्प्ल्यूरम है ये वर्टिकली ट्रांसमिटेड है, और जो गैलीनेरम है ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है इसकी। ठीक है। और ये किस एज पे आती है ज्यादा? सर साल्मोनेला जो है यूजुअली इसका जो इंसिडेंस होता है बर्ड के अंदर, जो गैलीनेरम है, ये आफ्टर 14 डेज इसका इफेक्ट होता है, और प्लूरम तो है वो तो शुरू के साथ ही आ जाती, पहले mortalities जो है वो शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर प्लूरम है तो फिर साथ ही गैलीनेरम को भी ये मौका दिए ही रखती है, फिर गैलीनेरम 14वें पे आएगा, हर 10 दिन बाद फिर वो रिपीटेड आता जाएगा आपके पास, और गैलीनेरम 14वें से फिर ऑनवर्ड किसी भी एज पे आ सकता है, वो 22वें दिन पे भी आ जाएगा, वो 26वें पे, फिर आगे इसका कोई सर्टेन टाइम नहीं होता, जब इसका दिल करता है ये आ जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, अभी आप सर मुझे टाइम, जी जी, वो मैंने आपसे मैं कहा सर डिस्कस टाइम हो गया वो ना। हाँ, वो मैंने डिस्कस किया जी था जी आपसे, तो इसी को हम कंटिन्यू